अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति में एक नई मशीन का इजाद हुआ है। इस राजनीतिक मशीन का नाम है बुलडोज़र। आजकल ये बुलडोज़र पूरे देश भर में बहुत काम आ रहा है राजनीतिक रूप से। बुलडोज़र का ओरिजिन राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, तो इसका कॉपीराइट भी यूपी के पास है, पेटेंट यूपी के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ये बुलडोज़र घूमते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा और आजकल ये दिल्ली घूम रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। बुलडोज़र की राजनीति, इसके नफ़े और नुकसान, इसकी वैधानिकता अवैधानिकता और इसके जरिए दिए जा रहे संदेश, ये अपने आप में इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में जो कुछ भी आज हुआ वो बेहद आश्चर्यजनक है और कई मामलों में आंखें खोल देने वाला है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि बुलडोज़र की राजनीति इस देश को कितनी भा रही है या फिर नुकसान पहुंचा रही है। बहनों भाइयों, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने पिछले 5 वर्षों में बुलडोज़र का नाम बहुत सुना होगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी पूरे वक्त बुलडोज़र ही छाया रहा। सत्ता पक्ष ने बुलडोज़र पर चुनाव लड़ा, विपक्ष ने भी उसको हवा दी। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बुलडोज़र केंद्रित था और उत्तर प्रदेश में मैंडेट आया, तो जाहिर सी बात है कि बुलडोज़र पर जनता की मुहर लगी। अब वो वैध है अवैध है ये एक अलग विषय है, यह तकनीकी रूप से कानूनी बहस का विषय हो सकता है, पर पब्लिक मैंडेट में बुलडोज़र को जनमत मिला उत्तर प्रदेश में। तो जब जनमत मिल गया उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक नैतिक ताकत मिल गई राजनीतिक दलों को इस बुलडोज़र का इस्तेमाल करने की। तो आपको दूसरा उदाहरण मिला होगा, मध्य प्रदेश में आजकल बुलडोज़र मामा बहुत एक्टिव है। वो खुद को बुलडोज़र मामा कहलाना पसंद करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। मसला ये है कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा कहा गया था। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि लोग आपको बुलडोज़र बाबा कहते हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि अब बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की राजनीति में पहुंचा। ताज़ा मसला जहांगीरपुरी का है, दिल्ली का, जहां बीते शनिवार हनुमान जी की शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ, बवाल हुआ। तो आज एनडीएमसी ने वहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोज़र चलाया और छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा कैंपेन चलाया, एक बड़ा अभियान चलाया और बड़ी तादाद में वहाँ पर दुकानें, मकान, इबादतगाह ये सब तोड़े गए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी 1 घंटे ज़्यादा तक ऑर्डर आने के बाद भी डिमोलेशन की कार्रवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर ब्रेक लगा दिया और कल इसकी सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। लेकिन आज पूरे देश भर में बुलडोज़र की एक्टिविटी की भूमिका की चर्चा होती रही। उनके दुख दर्द भी दिखे जिन्होंने इस विध्वंस में सब कुछ गंवा दिया, घर की संपत्ति गंवा दी या जिनकी दुकानें चली गई। तो एक बड़ा वर्ग है जो इसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यानी कानूनी मसला अलग है, जनमत अलग है और लोगों के विचार अलग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर आक्रामक कैंपेन चला रही है, कांग्रेस भी इस पर उतर आई है, लेकिन ओपनली इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रही है, जबकि बनना चाहिए था। MIM खुलकर सामने आ गई है और आम आदमी पार्टी ने भी कैंपेन लॉन्च कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसमें सिर्फ विपक्ष में गृह मंत्री को घेरने की कोशिश की है। क्या होगा इस राजनीति का? और बुलडोज़र, जिसको हम विध्वंस और विनाश या फिर विकास दोनों का प्रतीक मानते हैं, बुलडोज़र से आप विध्वंस भी कर सकते हैं और बुलडोज़र से आप विकास के कार्य भी कर सकते हैं। दोनों काम आता है। ये मसला इसके इस्तेमाल करने का है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आज सुबह मैंने मीडिया वाले से भी पूछा, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे भी पूछा मैंने कि ये दुकान तोड़ेंगे, वो मना कर रहे, बोला नहीं, जो कबाड़ है वो हटाएंगे। आप ये सब फेंक फाके गांव जा रहे हो और क्या करना, मरना तो है और क्या है, बचाने वाला हुआ। बार बार एक गुहार लगा रहा हूँ कि कागज़ देखिए, अगर कागज़ में आपको लगता है कि ये लीगल नहीं है तब तोड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कागज़ अफसर आगे आया नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया
और स्टे का हुक्म जारी कर दिया। अगर अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा था और सरकार तो खुद ही अवैध है। मैं कहना चाहता हूँ कि दंगाई दंगाई होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जामा मस्जिद गए अभी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। तो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है। ये तो देश की बराबर है। उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर के अपराधियों, माफियाओं, अवैध कब्जेदारों से खाली करवाने का काम कहीं भी देश में हो, अच्छी बात है। तो आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। आनंद दुबे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीबी पांडे साहब पूर्व जज हैं, अनस तनवीर जी सुप्रीम कोर्ट के में अधिवक्ता हैं और एक इस तरह से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। थोड़ी देर में नरेश बलियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन करेंगे, और असीम वकार MIM के प्रवक्ता ये भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे पहला प्रश्न है मेरा कि जिस प्रकार की कार्रवाई जहांगीरपुरी में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को चिन्हित करके उनके विरुद्ध दमन की कार्रवाई की जा रही। ब्रिजेश जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है, न कि उन्होंने इस तरह के ड्राइव पे कोई रोक लगाई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहां किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं, जो लोग नफरत करना चाहते हैं, जो लोग दंगा करना चाहते हैं और अतिक्रमण हटाने का जो विरोध कर रहे हैं और उसमें जो सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किए जाने का काम है। तो इस तरह की ड्राइव तो चलाने की अभी क्या आवश्यकता पड़ी, वो भी तब जब बीते शनिवार को वहां पर शोभा यात्रा के दौरान वायलेंस हुआ था। तो इस बात से इसे क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि उसी को आगे बढ़ाने या उसी के दृष्टिकोण में कार्रवाई करने या रिवेंज लेने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इतनी झांकियां निकाली गई, इतनी जो धार्मिक कार्यक्रम हुए, कहीं एक पत्थर चलाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हुई। यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासन था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, उसकी एक झलक थी। लेकिन आपने देखा कि कई राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर, इसके अलावा हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंके गए। मैं कहता हूं कि आज जो लोग इस ड्राइव का विरोध कर रहे हैं, आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण हटाना गलत है, किसी के जो झुग्गी झोपड़ी पर जेसीबी चलाना गलत है, बुलडोजर चलाना गलत है, ये वो तमाम लोग कहां थे जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब इस देश में पत्थर जिहाद चलाने की कोशिश की गई, तब ये लोग कहां थे? उस समय ये लोग क्यों मौन थे? उस समय इनकी जुबान क्यों सिल गई थी? दूसरा विषय इस बात का है कि 15 साल से नॉर्थ MCD पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, यानी कि MCD पर बीजेपी का अभी से नहीं 15 साल से शासन है। ये इंक्रोचमेंट आपको 15 साल में क्यों नहीं दिखा और आपने कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं की थी, अभी क्यों की? ब्रिजेश जी, MCD लगातार इस तरह की एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करती रही है। दिल्ली में मैं लंबे समय तक रहा हूं, मैंने खुद देखा है कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में होती रही हैं। अब चूंकि कुछ दिनों पहले वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद अतिक्रमण को हटाया गया, तो आप इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, यही दिल्ली सरकार थी जो जब हमने दिल्ली में अतिक्रमण, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोहिंग्याओं से जो जमीन, उत्तर प्रदेश सरकार की जो जमीन दिल्ली में थी, उसको खाली कराया गया, तो उस समय यह देखा गया कि वहां पर बाकायदा बिजली और पानी, अवैध बस्ती जो रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे थे, उनकी बस्तियों में बिजली और पानी पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। पर वो तो उल्टे आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जानते हुए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप उतर आई और उन्होंने आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बीजेपी वाले बसवा रहे हैं और दंगा करवाते हैं।
नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी हर दंगा करने में आम आदमी पार्टी के नेता ही क्यों आते हैं? कभी इनके पार्षद आते हैं, कभी इनके विधायक आ जाते हैं, कभी इनका कोई नेता आता है। हर दंगे से आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनल्स पर यह खबरें चली थी कि उस समय किस तरह से रोहिंग्या बस्तियों में इन लोगों ने राशन दिया, इन लोगों ने पानी की सप्लाई दी, इन लोगों ने वहां पर बिजली की व्यवस्था की। तो इन लोगों ने तो पूरे दिल्ली को जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको शरण देने का काम, उन तक थैंक यू आनंद दुबे जी, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ अनस तनवीर जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और ऐसे जुड़े एक मामले के याचिकाकर्ता भी हैं। तनवीर जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी वाला पूरा मसला क्या है, कोर्ट में आज क्या डिस्कस हुआ और वहां जिस प्रकार से इंक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई चल रही थी उसको आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? और तीसरा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि 10:45 या 50 मिनट के आसपास स्टेटस को के लिए कोर्ट ने बोला था, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं करीब 12 बजे तक ड्राइव चल रही थी। तो इस पूरे प्रकरण पर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि एक मेयर की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी लाओ तब मानेंगे। जो चीज पब्लिक में है, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार कहा है कि हमारा कोई आदेश जब पब्लिक डोमेन में है तो आपको उसका पालन करना है। एक मेयर की इतनी वक़्त है कि वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा तब सुनेंगे, तब तक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। अब जैसे हमसे पहले जो भी आपके वक्ता थे उन्होंने जो बात कही कि कम्युनल नहीं है, ये पूर्णतः कम्युनल है। नॉर्थ एमसीडी के पास 3000 पेंडिंग केसेस हैं इंक्रोचमेंट डेमोलिशन के लिए, 3000, जिसपे कोर्ट के आदेश हैं कि इनको डिमोलिश किया जाए। आपने वो छोड़ दिया। आपने पकड़ा एक जगह जहां पे आपके लोगों ने रैली निकाली थी, जहां पे भद्दे गाने गाए गए थे, जहां पे गालियां बकी गई थी भगवान के नाम पे, और वहां पे आपने कहा ठीक है हम तोड़ देंगे सब। आपने तोड़ा कैसे? आपने एक मस्जिद का दरवाजा आनंद दुबे जी रुकिएगा, आपकी बारी में आऊंगा, आप प्रॉपर जवाब देना। यस, आपने रेहड़ियां तोड़ी। रेहड़ियों को आप तोड़ नहीं सकते हैं, रेहड़ियों के लिए कानून है, स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एक्ट है। वो कहता है कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, वो डिटरमाइन करेगी कि कौन सी रेहड़ियां रहेंगी कौन सी नहीं रहेंगी। आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया? आपने नहीं किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बल्कि एक अमेंडमेंट है दिल्ली स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट, वो 2023 तक काफी हद तक ऐसे डिमोलिशंस पे रोक लगाता है। अब आप कहते हैं कि रेगुलराइज्ड एरिया नहीं है। दिल्ली में मात्र 23% एरिया रेगुलराइज्ड है, 77% अवैध है। आप दिल्ली साफ कर देंगे? तो ये जो भी कार्रवाई हुई ये बदले की भावना से हुई। आज अभी ट्विटर पे एक फोटो चल रही है, आपने एक मजार गिरा दी, उसी लाइन में 2 मंदिर हैं, उससे 2 कदम आगे हैं, उन पे हाथ नहीं लगाया। आपने गुप्ता जी की दुकान गिरा दी। गुप्ता जी की दुकान को डीडीए ने 1977 में दिया था, वो 4500 किराया भर रहे। उन्होंने कहा हम कागज दिखाने गए, कोई कागज देखने वाला नहीं था अधिकारी, सिर्फ बुलडोजर भेज दिया आपने आगे, जैसे जंग हो आपने टैंक आगे भेज दिया। तो ये जो ड्राइव है ये ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद करीब 1.25 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही, क्या इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई है, वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सामने हैं, और ये पूरी अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है जी। आपने उस आदेश को ध्यान नहीं दिया। थैंक यू अनस तनवीर जी। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ असीम वकार मौजूद हैं, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। बुलडोजर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए दिल्ली पहुंच गया, और जहांगीरपुरी में तो आज कुछ जो देखने को मिला वो बड़ा हैरान करता है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के धर्म विशेष के खिलाफ चलाए गए अभियान के तौर पर। इसको देखता हूं हिंदुओं को फंसाने के लिए और मुसलमानों को सताने के लिए जितना काम किया जा सकता है वो किया जा रहा है। आनंद दुबे साहब को मैं सुन रहा था अभी, बड़ा बिल्कुल जैसे लगा पूरा संविधान खुद ही उतर के आ गया।
और कानून का पालन बिल्कुल ऐसा लगा कि कानून चल कर आपके स्टूडियो में आ गया। आनंद दुबे साहब सुनिएगा गौर से, अभी 4 दिन पुरानी बात है, जानकीपुरम विस्तार में एलडीए का दस्ता पहुंचा विद कागजात, और एक दीपक गुप्ता नाम का आदमी है, उसका 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट जिस पे 5 मंजिल कंस्ट्रक्शन है, उसको कई बार नोटिस दी गई थी और उस पर बुलडोजर चलने वाला था कि तभी आपके विधायक जनाब नीरज बोरा साहब पहुंच गए। नीरज बोरा साहब को देख के वो जो बुलडोजर था वो थर थर कांपने लगा। वो जो सरकार का बुलडोजर था वो कपकपी सवार हो गई, उसको शिवरिंग आ गई। और नीरज बोरा साहब ने वीसी साहब से बात की और वीसी साहब ने कहा कि वो इंजीनियर के पास जो मौके पर है उसके पास कागजात हैं। इंजीनियर ने उनको दिखाया कि साहब ये नोटिस दी गई है, ये इलीगल बना हुआ है, इसको तोड़ा जाएगा। नीरज बोरा साहब वापस आ गए। आपको पता है आपका बुलडोजर भी वापस आ गया। बुलडोजर ने पैंटी पहनी, हगीज पहनी, हगीज, और हगीज पहन के बुलडोजर वापस आ गया। और उसी दिन 3000 स्क्वायर फीट का आमिर का प्लाट मल्लाही टोले में कंस्ट्रक्शन था, 4000 स्क्वायर फीट का इसहाक का कंस्ट्रक्शन कुर्सी रोड पर, और सज्जाद साहब का कंस्ट्रक्शन 4200 स्क्वायर फीट का कन्हैया माधोपुर में, वो सीज कर दिया गया, सील कर दिया गया, उस पर कार्रवाई हो गई। वहां आपका बुलडोजर और आपकी कार्रवाई, आपका कलम और कानून सीना तान ये जहांगीरपुरी वाले मामले को लेकर पॉलिटिक्स बहुत हो गई है। आम आदमी पार्टी भी इस पर कोई बहुत ऑफेंसिव ड्राइव नहीं कर रही है, क्यों? सुनिए सर, बुलडोजर जब बीजेपी के लोगों के सामने पहुंचता है, उनके अवैध कंस्ट्रक्शन के सामने पहुंचता है, तो मेनी पोको पैंट पहन लेता है। जी, आप यहां कानून बैठ के मत समझाइए। आप जानते हैं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अगर मुसलमान 15% है तो जो 85% की कौम है वो भी इंक्रोचमेंट कर रही है। आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, मैं बाबा जी से कह रहा हूं कि 2 सड़कें बता रहा हूं, बहुत अहम सड़कें जो मेडिकल कॉलेज को चारबाग स्टेशन से जोड़ती हैं। एक सुभाष मार्ग और उसी से कनेक्टेड पांडेगंज, दोनों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल इंक्रोचमेंट है। हटाइए आप, अगर आपकी हिम्मत है। अभी मैं सुन रहा था आपकी पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन जहांगीरपुरी के मामले पर वो बोलने को तैयार नहीं। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं केजरीवाल साहब। अभी मैं संजय सिंह साहब को सुन रहा था, केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि रोहिंग्यास बसाए किसने, और जब सरकार बनाने की बारी आती है और जब वोट लेने की बारी आती है तो उसी जहांगीरपुरी में जिसको केजरीवाल साहब रोहिंग्यास कह रहे हैं उनके वोट लेते हैं आप। जिनको आप रोहिंग्यास बांग्लादेशी कह रहे हैं उनके वोट लेकर आप हुकूमत करते हैं। आप डरपोक मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान के डरपोक नेताओं की जो लिस्ट बनेगी उसमें टॉप नंबर पर, पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा जाएगा। ये डरपोक मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी जबान बंद करके सर झुकाकर। भाई आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका असीम वकार जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को भी सर वो दिन याद कीजिए अरविंद केजरीवाल साहब के जी, कि जब सरकार बनने वाली थी इनकी, बनी नहीं थी। थैंक यू। तो जब सरकार दिल्ली में बिजली काटी जाती थी तो अरविंद केजरीवाल साहब सीढ़ी लगा के चढ़ जाते थे और खुद ही कनेक्शन जोड़ देते थे, कहते थे नहीं कोई अवैध नहीं है। और आज उनको समझ में नहीं आया, मुसलमानों के लिए बोलने पर उनके एक नुक्ता मुझे एक चीज विषय की दिख रही है कि बीजेपी भी केजरीवाल को एक्यूज कर रही है और आप भी एक्यूज कर रहे हैं। सर जो एक्यूज होगा उसको कहा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनको थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीबी पांडे साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। पांडे जी कानून के बड़े जानकार हैं। एक पांडे साहब जज साहब हैं, इनसे पूछ रहा हूं। मैं दूंगा टाइम आपको, से सवाल पूछ प्लीज वेट, मैं दूंगा टाइम आपको। नहीं सर एक लाइन पूछ लेने दीजिए प्लीज। ओके। अरे आपसे भी सवाल है सर और दुबे जी से भी है। जहांगीरपुरी में गोली चली, पिस्तौल से गोली चली, आपने गिरा दिया,
बिल्कुल गिराइए, बिल्कुल गिराइए। लेकिन वो जो जुलूस निकाला गया जिसमें कट्टे चल रहे थे, कट्टे, गोली चल रही थी कट्टों से, मेरे ट्विटर पे पड़ा है वीडियो। आप ब्रजेश भाई जरा गिन के बताइए कितने कट्टे दिख रहे हैं उसके अंदर। वो कट्टे किसने बेचे? तो आपने गिने वो कट्टे कितने थे? आप ही बता दो ना। सप्लाई की? अब मैं जाके काउंट करूं तब तक आप बता दो, आपकी बात मान लेंगे। कट्टे चलाने वालों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, वो कट्टे चलाने वालों पे घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये गृह मंत्री जी सवाल का जवाब दें। सिर्फ सारे गुनहगार मुसलमान हैं। ऑलराइट, थैंक यू। मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं, फार्मर जज हैं और कानून के मामले के बड़े जानकार हैं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। आज मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया, कष्ट दिया इस कार्यक्रम में, ताकि आप ये बता सकें कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है और बुलडोजर से जो लोगों के घर, मकान, संपत्ति गिराए जाते हैं, इसका कोई कानूनी प्रावधान है या फिर जिसका मन आया बुलडोजर लेके सरकार कभी भी किसी का भी प्रतिष्ठान, दुकान, संपत्ति ढहा सकती है? ब्रजेश जी, देश में ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं है जो कि बिना कानून के रेगुलेट हो रही हो। हर चीज़ के लिए कानून है और कानून के अनुसार ही सारे मामले तय होते हैं और कानून के मामले से ही अपराध बनता है और कानून के मामले से किसी जगह को खाली कराया जाता है। इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, जो ये बुलडोजर की इधर बड़ी तेज़ी से जो चल रहा है जी, उसमें 3-4 चीज़ें स्थिति समझने होना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेसपास या इंक्रोचमेंट कैसे होते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल ट्रेसपास है या इंक्रोचमेंट है, सड़क पर कोई कर लेता है, कोई भी कर लेता है। सामान्यतः इंक्रोचमेंट ये आज से नहीं, जितनी हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेशनों पर इंक्रोचमेंट, पब्लिक प्लेस पर इंक्रोचमेंट, सड़क पर इंक्रोचमेंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा, ये बहुत नई बात है। एक तो ये सामान्य इंक्रोचमेंट है। दूसरा, वहाँ उन लोगों को इंक्रोच करके कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर भी परमानेंट कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टेम्पोरेरी टाइप का। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, इंक्रोचमेंट वो होता है कि जिसपे आप जो है आप क्राइम करके, जैसे खास करके गैंगस्टर एक्ट से आपने पैसा कमाया और उस पैसे से इलीगल कंस्ट्रक्शन करके वहाँ खड़ा कर दिया, तो वो तो उसके लिए तो आप लॉ ही बना रखा है कि ऐसे अगर बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को एक्वायर कर लेंगे, सीज कर लेंगे और उसको आप सीज कर देंगे। तो जहाँ इस तरह से गैंगस्टर में और इस तरह के कानून है, वहाँ तो आपको बुलडोजर, जिस प्रकार से इस समय बुलडोजर प्रचलन में है और जिस तरह से ऑल ऑफ सडन तत्काल कार्रवाई कर दी जा रही है, क्या ये कानून सम्मत है या नहीं? अगर आप जहांगीरपुरी को भी इस दृष्टिकोण में देखें तो। अब उसी में आ रहा, अब हाँ उसी दृष्टांत में आ रहा हूँ। लेकिन जहां आपने ट्रेसपास का मैटर है तो वो भले इलीगल पोजीशन है, तो उसमें ये स्थिति है कि आपको एक बार जो लॉ की स्थिति है, क्या कर रहा है, हमेशा पिक एंड चूज हो रहा है। आप देखते ही हैं कि हमेशा पिक एंड चूज करते हैं। लेकिन जो लीगल स्टेटस यही है कि आपको एक बार जिसने ट्रेसपास किया है, आप जानते हैं कि उसने ट्रेसपास किया है, तो उसको आप एक बार मौका देंगे कि आप 15 दिन के अंदर हटा दो, और नहीं हटाता है तो उसको जाके आप जबरदस्ती उसके कास्ट पर वो आप हटाएंगे भी और उससे खर्चा भी लेंगे कि हम इसको हटा दे रहे हैं। लॉ यही है। और इसी लॉ के नज़र देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समझ स्टे दे रखा कि कहा कि नहीं, आप देखें कि आपने प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि किसी कोई अचानक आप गए और उनको जिन लोगों ने अपना झोपड़ी झोपड़ी वगैरह अपनाई है और सबको उस पर बुलडोजर चला के आपने चला दिया, चाहे उसमें अंदर कोई सो रहा है, बैठा हुआ, सब मर जाए। तो इस तरह से आप एट्रोसिटी तो ही कर सकते। ये तो एट्रोसिटी के कैटेगरी में आएगा, वो जैसे लॉ को मनमानी ढंग से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और मनमानी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर कोर्ट कानून नहीं रुकती है तो आप चलाते रहिए। अन्यथा ऐसे मामलों में कोर्ट को इंटरफियर करके सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे। अगर आपके विलिंग है, आप चाहते हैं कि कोई इलीगल ट्रेसपास किया है, तो कानून आपको इतना अधिकार देता है कि 15 दिन के बाद आप गिरा सकते हैं। लेकिन आप वो तो चलना नहीं चाहते। अगर आप जानबूझ कोई मैसेज देना चाहते हैं पिक एंड चूज करके कि हम इन लोगों को मकान गिराएंगे, तो आप तो कभी भी आप बुलडोजर उठाइए, जाके गिरा दीजिए। तो आपका ये मत है कि जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है ये कानून सम्मत, विधि सम्मत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ऑलराइट सर, थैंक यू। मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं उमाशंकर पांडे। पांडे जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। ये जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चल रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश जी, हमने विरोध नहीं किए हैं,
हमने लोकतंत्र पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको हम रोकने की बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये देश बना है और इसको जो जलाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम उसको बचाना चाहते हैं। हम देश बचाना चाहते हैं और इस देश को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। हमारे नेताओं का, इस देश के लोगों का, इस देश की जनता ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर अपना खून इस देश की मिट्टी में शामिल करके इस देश को बनाया है। इसलिए हम लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये देश रहे। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, हिंदू भी गिरफ्तार हुए, मुस्लिम भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा नहीं है। मैं ढूंढ रहा था कुछ नामों को, जैसे जय शाह नाम नहीं था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का नाम नहीं था, मनोज तिवारी के घर का कोई परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं है। यानी कि जो आम लोग हैं ब्रजेश जी, उनका ब्रेन वॉश करके उनको दंगे के लिए भड़काकर उनको तो भेजा जा रहा है और वो किस जेल मकसद से चलाई गई, आपका क्या मानना है जी? ये कार्रवाई किस मकसद से फिर चलाई गई? वो जो सीबी पांडे जी कह रहे हैं, मैसेज देने के लिए, मुस्लिमों को डराओ और हिंदुओं को मुस्लिमों का डर दिखाओ और सत्ता पा जाओ। सिंपल सा फार्मूला है। तो हिंदुओं की दुकानें भी टूटी ना। गुप्ता जी बेचारे रो रो के कह रहे थे कि 1977 से उनको ये दुकान आवंटित है, वो किराया जमा कर रहे हैं। एक झा जी को मैं सुन रहा था, वो भी बहुत परेशान थे। रमन झा जी, एक सोनू था, वो भी बहुत परेशान था। रमन झा जी, गणेश गुप्ता जी। देखिए, शायर ने कहा है, राहत इंदौरी जी ने, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। ये साबित हो गया। हिंदुओं के भी घर गिरे, वो उनकी मजबूरी थी। 2017 में ब्रजेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पर कांग्रेस कोई स्ट्रांग प्रोटेस्ट नहीं दर्ज करा पाई। ये क्या है? हम लोग तो आप बोल ही रहे हैं बस। राहुल गांधी जी ने बोला, मौके पर तो सिर्फ वृंदा करात पहुंची और तो कोई पहुंचा नहीं। वो जिनकी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतती, जो पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गए हैं। देखिए, ये कानून से आप क्यों नहीं, आपकी पार्टी का कोई, अगर आपको इतना स्ट्रांग बिलीव है अपनी विचारधारा पर, अपनी पार्टी के काम पर और इस ड्राइव के खिलाफ जी, तो आपके नेताओं को वहां होना चाहिए था। क्यों नहीं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने भी इस पे बोला, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग बोल रहे हैं और यही है। क्या वहां जाके गुत्थम गुत्था नहीं होना है? ये कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। प्रोटेस्ट दर्ज कराने के तमाम तरीके होते हैं। तो है, आप ये दर्ज तो हो ट्विटर रहा पे है, और टेलीविजन डिबेट पर विरोध दर्ज नहीं, ये दर्ज हो रहा है। और मेरी बात पूरी हो जाए ब्रजेश जी, देखिए 2017 में, आप इरिटेट मत होइए, मैंने तो आपसे सही सवाल किया। मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों तक ये बात जाए। ये जो हिपोक्रेसी है कानून के नाम पर, वो आपके दर्शकों तक जाना चाहिए ब्रजेश जी। 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली के अतिक्रमण हटाए जाएं और 15 साल तक, जैसा कि आपने भी कहा, नगर निगम पर इनका कब्जा है और इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके पार्षद लूट लूट कर भ्रष्टाचार करते रहे, अतिक्रमण होने दिए और आज मैसेज देने के लिए ये खेल किया जा रहा है। केजरीवाल जी भी तो यही कह रहे हैं कि रोहिंग्या बसे हुए हैं वहां पे। देखिए, अभी फरवरी 2022 में अमित शाह जी ने लोकसभा में ये बोला है कि उनको पता ही नहीं रोहिंग्या कहां बसे हुए हैं। इसी पर अभी जो सत्र चल रहा था फरवरी 2022 में लोकसभा में बयान है। और अब मैं और बताऊं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही है, जो बुलडोजर की संस्कृति लाई है, अगर वो महंगाई पर चलाती, अगर वो बेरोजगारी पर चलाती, अगर वो धर्मांध लोगों पर चलाती, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश को जलाने का काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े होते। लेकिन ये कौन सी बात है? लेकिन आपका प्रोटेस्ट सिर्फ ट्विटर और टीवी डिबेट पे तक सीमित है। देखिए ब्रजेश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके मारपीट कर लो, हाँ, पर आप जिनके साथ खड़े होना चाहते हैं, खड़े दिखना भी चाहिए। नहीं, हम और कैसे, अगर आप देखिए उनके दुख दर्द के हिस्सा बनना चाहते हैं तो नहीं, हम तो बने हैं। मौके पर जाके क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने तो देखा एक महिला बुलडोजर के आगे खड़ी थी, मैंने उनको पहचाना, वो वृंदा करात थी। ठीक है, वो वहां पर गई, अच्छी बात है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है। और समझिए ब्रजेश जी, देखिए हिपोक्रेसी,
इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बता रहे हैं या बीजेपी वालों की बता रहे हैं? आप देख लीजिए किसकी, आप देख लीजिए किसकी बात है। 2014 और 2019 थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लास्ट पॉइंट ओके, जहां तक अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी की बात है, सीबी पांडे जी बैठे हैं। 2014 और 2019 के भाजपा का लोकसभा का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 3 लाख दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का काम करेंगे। ये इनकी ड्रामेबाजी है, यानी कि आप नफरत के माध्यम से इस देश को जलाकर सत्ता की रोटियां भाइयों, इस आज की परिचर्चा को लेकर हमने क्यू ऐप पर एक प्रश्न रखा। प्रश्न ये कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर सियासत शुरू होने का कारण क्या है? तो रोहित सोलंकी लिखते हैं कि जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताता है कि देश में लोकतंत्र और कानून अभी जिंदा है। तो समीर पाठक लिखते हैं कि बुलडोजर चलाना अगर प्रथा बन जाएगी तो देश की संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मदन लाल सिरवी लिखते हैं कि अवैध अतिक्रमण को हर हालत में हटाया ही जाना चाहिए। मैं आनंद दुबे जी का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डिबेट के प्रथम चरण में आपकी पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे कि आप एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के लोगों को चिन्हित करके, टारगेट करके उनके खिलाफ इस तरीके की दमन वाली कार्रवाई करना चाहते हैं। विशेष तौर पर आरोप अधिकांश लगाए AMIM की तरफ से। देखिए ब्रजेश जी, जिन लोगों ने मुसलमानों को लंबे समय तक वोट बैंक समझा और जो अभी भी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, वो लोग इसी तरह की बात पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे और आने वाले और अब आज भी कर रहे हैं। AIMIM तो मुसलमानों की बहुत हितैषी बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और इनकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों ने इनके ऊपर कितना भरोसा जताया, इससे स्पष्ट हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक PIL दाखिल करने वाले जो महोदय हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इस डिबेट में, उन्होंने कहा कि जुलूस में जो है भगवान का नाम ले लेकर गालियां दी गई और ये किया गया। क्या जहां जहां देश के 8 राज्यों में जहां जहां पथराव किया गया जुलूस पर, वहां पर हर जगह भगवान का नाम लेकर गालियां दी जा रही हैं? एक उदाहरण बताइए मुझे मैंने कहीं नहीं देखा कि कभी मुस्लिम धर्म का कोई त्योहार हुआ हो और उसमें जाकर किसी ने पत्थर बरसाना शुरू किया हो, किसी ने तलवार चलाना शुरू किया हो, किसी ने भाले फेंकना शुरू किया हो। लेकिन जब भी विजयदशमी से लेकर रामनवमी तक कोई भी त्योहार आता है, पत्थर लेकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, कुछ छत पर खड़े होकर फेंकने लगते हैं और तमाम तरह का उपद्रव किया जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा बुलडोजर की ताकत। देखिए, बुलडोजर की ताकत तो ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। बुलडोजर की ताकत तो वो है कि बुलडोजर ने 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में जब्त करने का काम किया और 45,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराने का काम बुलडोजर ने किया है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा यह बुलडोजर संविधान को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 1976 में, आज से 45 साल पहले, इसी अप्रैल के महीने में नसबंदी का विरोध करने पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर संजय गांधी जी की अगुवाई में चलाया गया था। क्या वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बुलडोजर चला था? रुकिएगा, तो आप केवल एक छोटा सा बुलडोजर था। सुन लीजिए, संजय गांधी जी के बुलडोजर तो 1904 में सुन लीजिए, संजय गांधी जी के जमाने में बुलडोजर था। अरे सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। वहां भी अवैध अतिक्रमण चला था और उस समय जो भी यंत्र मौजूद थे, उस समय JCB नहीं मौजूद था, लेकिन उस समय भी जो यंत्र मौजूद थे वहां पर बताएंगे गया था। पांडे जी, आप भी जरा पढ़ लीजिए। एक सेकंड, उनको बोलने नहीं दीजिए, टाइम दूंगा आपको। अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। इसके अलावा जो भी कार्रवाई की जा रही है वह कानून के दायरे में की जा रही है और जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी अनस तनवीर जी, आप मुझे बताइए कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ कोई ड्राइव चल रही है, कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसको ऐसे क्यों माना जा रहा है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को, किसी धर्म विशेष, किसी खास पूजा पद्धति की इबादत करने वाले लोगों के खिलाफ ही चलाया जा रहा है? जबकि अभी इसी डिबेट के पैनल में बैठे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुप्ता जी, झा जी और सोनू के दुकान और घर भी गिराए गए।
देखिए, जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने राहत इंदौरी साहब का शेयर किया। जहां तक झा साहब की, गुप्ता जी की बात है, वो उसमें आ गई। एक बात समझिए, आप आंखें बंद कर लेंगे तो अलग बात है, आंखें खोलिए। नरोत्तम मिश्रा आपकी पार्टी के गृह मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश में कहते हैं उन्होंने बिना कोई कार्रवाई हुए मुसलमानों को दोषी करार दिया। होम मिनिस्टर की पावर होती है ये। उन्होंने कहा कि और किसके घर गिराए गए, आप उठा के देख लीजिए। आज आप गुप्ता जी, झा साहब की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसका घर गिराया गया? जिसका हाथ नहीं था उसको कहा कि वो पथराव कर रहा था, उसकी गुमती गिरा दी आपने। भाई आंखें बंद कर लेने से थोड़ी होगा, ये डिबेट का मौजूद ही नहीं होना चाहिए। ये तो सामने सामने है, ब्लेटेंट है, इसको सीधी सीधी तरह से डील कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि बुलडोजर कोई राजनीतिक संदेश देने का एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गया है? बुलडोजर जो भी पत्थर चलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके दुबे जी प्लीज वेट, अभी तनवीर जी का नंगा नाच करेंगे तलवारों से, हथियार से, लोगों के घर में घुस के, तो डिफेंस का राइट है। नहीं, तलवारों और हथियारों से नंगा नाच किसने किया, ये देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्होंने तलवारों के दम पर, किन्होंने तलवारों के दम पर व्यवस्थाओं को गुलाम बनाने का काम किया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तलवार किसका प्रतीक है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्होंने तलवारें लहरा लहरा कर समाज को डराने का काम किया है, किन्होंने किस तरह की अराजकता फैलाने का काम किया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो पत्थर जिहाद, आज आप जो देश में पत्थर जिहाद चलाना चाह रहे हैं, उसको भी पूरा देश समझता है। यहाँ बैठकर वकालत मत करिए, यहाँ पर बैठकर मुसलमानों की वकालत मत करिए। पत्थरबाजों को मुसलमान कह के मुसलमानों का अपमान मत करिए। अधिकार है, हम करेंगे। वो लोग हैं जो समाज की शांति में खलल डालना चाहते हैं। उनका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ऑलराइट, इस तरह एक दूसरे से उलझने की आवश्यकता नहीं। तनवीर जी आप अपनी बात को खत्म करें और मुझे बताएं कि यह विधि सम्मत क्यों नहीं है। विधि सम्मत इसलिए नहीं है, सीधी सीधी बात है। आपको डिमोलिशन ड्राइव कर, पहली चीज समझिए, कानून किसी सरकार को अधिकार नहीं देता है जज बनने का। आप किसी का घर ऐसे ही जाके गिरा नहीं सकते कि वो आरोपी है, अगर वो उसका प्रोसीजर। बल्कि इन्होंने सीए प्रोटेस्ट के बाद नए कानून लाए 2 स्टेट्स में, खास करके एमपी और यूपी में। वो कानून भी इजाजत नहीं देता किसी का घर गिराने का। आपको डिमोलिशन ड्राइव करनी है, आपको नोटिस देना होता है, आपको 15 दिन का वक्त देना है। आप रात में नोटिफिकेशन निकालेंगे, ज्वाइंट स्पेशल इंक्रोचमेंट ड्राइव। क्या होता है भाई स्पेशल इंक्रोचमेंट ड्राइव, किस कानून में है? तो आपने जो किया ये राजनीति के लिए किया। ऑलराइट, थैंक यू तनवीर जी। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ इस वक्त असीम वकार जी भी मौजूद हैं, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, मुसलमानों के वोट तो अधिकांश विपक्षी दल जो गैर भाजपाई दल हैं उन्हें थोक के भाव चाहिए होते हैं, लेकिन जब ये कम्युनिटी किसी परेशानी में फंसती है तो मैं देखता हूँ कि ये लोग हाथ झाड़ के निकल लेते हैं और या सिर्फ बयान देते हैं। मैं आपको भी उसमें जोड़ सकता हूँ। सर यही तो अफसोस की बात है। देखिए, असद ओवैसी साहब जहांगीरपुरी पहुंचे और वृंदा करात भी पहुंची, अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर विपक्ष है तो विपक्ष को दिखना चाहिए। विपक्ष अगर जिंदा है तो विपक्ष को जिंदा दिखना चाहिए। खाली कमरों के अंदर बैठकर, घरों के अंदर बैठकर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने शायद कहा मुझसे कि आप यूपी में लड़े, आपका क्या हाल हुआ। तो अगर हमारा हाल हुआ, हमें वोट कम मिले, तो आपके हिसाब से हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें राजनीति से हट जाना चाहिए। अब एक अभी की लेटेस्ट सुन लीजिए आप। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में आंध्र प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2019 के उस विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। और आपको पता है कमाल कि आपका प्रधानमंत्री कई मीटिंग लगाई उन्होंने आंध्रा में, लेकिन आंध्र प्रदेश में 173 में से आपकी सब पे जमानत जब्त हो गई, किसी भी सीट पे आपकी जमानत नहीं बची।
आपको कुल वोट हम मिले लोग उस 2,63,000 दिशा में बात करके इस पर्टिकुलर डिबेट को हम उस दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। तो क्या किया जाए? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बुलडोजर अब देश में राजनीतिक संदेश देने का एक ब्रांड बन गया है? सर, गलती हुई है विपक्ष से। आपको याद होगा ब्रजेश भाई, मेरी आपसे पर्सनली बात हो रही थी, हो सकता हो याद हो ना हो। मैंने आपसे कहा था जब पहली बार अखिलेश जी ने कहा था बुलडोजर बाबा, तो मैंने कहा था ये गलती कर दी, इसका इस्तेमाल करेंगे लोग, बीजेपी के लोग अपने फेवर में, और बुलडोजर को ये लोग एक पहचान बनाएंगे अपनी। सर, गलती की माफी नहीं है सियासत में जी, सियासत में गलती की सजा है। भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है मुसलमानों को इस्तेमाल करके, हिंदुओं को डरा के, और ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही परेशान होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए थी दिल्ली में, जो उन्होंने नहीं निर्वहन किया उसका? किस पार्टी की? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या अपनी भूमिका का निर्वहन किया दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि हिंदुस्तान के डरपोक लीडरों में टॉप नंबर पर अरविंद केजरीवाल साहब का नाम है, और मैं समझता हूं कि शातिर हैं। इतने विधायक आप लिए बैठे हैं, आपके विधायक सड़क पर उतरना चाहिए थे। अगर इनके सारे विधायक जहांगीरपुरी पहुंच जाते संजय सिंह के सामने आपकी क्या मजाल था जो बुलडोजर आगे बढ़ जाता। आज आप बता रहे हैं कि केजरीवाल डरपोक मुख्यमंत्री हैं। किसके सामने आवाज नहीं निकलती? संजय सिंह के सामने। तो संजय सिंह को बुला लीजिए। बुला लूं? कल बुला लीजिए। अभी बुलाऊं? परसों बुला लीजिए। अभी बुला लेता हूं। बुलाइए। अभी बुला लेता हूं। अभी बुलाइए आप। अभी बुला लेता हूं। अभी बुलाइए। बुला लेता हूं अभी। हाँ, बुलाइए। बुला लूं? ठीक है, बिल्कुल बुलाइए। क्योंकि असीम वकार ने कह दिया कि बुला लो, तो संजय सिंह को लाया पूछ लूंगा स्क्रीन पे। मैं उन्हीं से पूछूंगा। अब आप सुनिए संजय सिंह की बात, मैं अभी बुलवा ही लेता हूं। संजय सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। संजय जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि एक चैलेंज पेश किया गया कि भाई संजय सिंह को लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका का निर्वहन दिल्ली में क्यों नहीं किया, और जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ अतिक्रमण हटाने के नाम पर, उस पर आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रांग प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा असीम वकार की जानने की बड़ी तेज ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने आपको अर्जेंट लगवाया कि संजय सिंह को लाया जाए। अब आप बताइए इस पूरी ड्राइव को लेकर आपकी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, मैंने तो साफ तौर पे कहा और पार्लियामेंट में भी इस बात को कह चुका हूं, आपके चैनल पे भी फिर दोहरा दे रहा हूं। 2020 के दंगे दिल्ली के अंदर अगर किसी ने कराए तो उस शख्स का नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। और ये बात मैंने पार्लियामेंट में कहा, भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगे हो रहे हैं, बीजेपी के लोग दंगे करवा रहे हैं। और अगर दंगों को रोकना है तो इसका एक ही तरीका है, जो बुलडोजर आज जहांगीरपुरी में चला, वो बुलडोजर बीजेपी के दफ्तर पे चलना चाहिए, अमित शाह के घर पे चलना चाहिए। कोई एविडेंस है आपके पास कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस तरह के काम में? कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण सुना नहीं आपने ब्रजेश जी? पूरी दुनिया ने सुना। क्या कार्रवाई हुई उस कपिल मिश्रा के खिलाफ? टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया। गुंडों, अपराधियों, लफंगों को सम्मानित करने वाली पार्टी है बीजेपी। अभी मुख्यमंत्री के घर पे जिन लोगों ने हमला किया, उनको अपने बीजेपी के दफ्तर में बुला के सम्मानित किया। हाथरस कांड में आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से गैंग रेप करने वालों के पक्ष में बीजेपी खड़ी थी। उनका एक पूर्व विधायक जाके उनके लिए रैली कर रहा था। कठुआ में आपने देखा होगा एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेके निकल गए बीजेपी वाले। आपने देखा होगा उन्नाव कांड में रेप पीड़िता के खिलाफ खड़े हो गए, रेप के करने वाले के पक्ष में खड़े हो गए बीजेपी वाले। लेकिन अगर अतिक्रमण हटाने के नाम पर एमसीडी कोई कार्रवाई कर रहा है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक बाबा है एमसीडी, अगर कोई कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के नाम पर संजय जी कर रहा है, हिंसा तो आप फैलाने उसका वाला विरोध क्यों कर रहे हैं? वो रेप करने की बात करता है महिलाओं को, और उसको राजेश वर्मा वहां के सांसद सम्मानित करते हैं माला पहना के। ओके, ये तो बीजेपी आप का मुझे हाल सुन पा है रहे कि हैं? वो
जी मैं सुन पा रहा हूँ। अगर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई कार्रवाई एमसीडी कर रहा है, नॉर्थ एमसीडी, तो आपकी पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? अजीब बात है ब्रजेश जी, 15 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर? नॉर्थ एमसीडी के अंदर कौन है? बीजेपी है। इनके मेयर ने, इनके पार्षदों ने करोड़ों रुपए दिल्ली के लोगों से लूटकर अतिक्रमण करवाए, और अतिक्रमण जब हो गया तो अब आपको दिन में सपना आ रहा है, नहीं हमें अतिक्रमण हटाना है, गणेश गुप्ता की दुकान तोड़ना है, सोनू की दुकान तोड़ना है, झा साहब की दुकान तोड़ना है। आज वहां के हिंदू मुसलमान सारे लोग पीड़ित हैं, सबकी दुकानें तोड़ी इन लोगों ने। तो ये तो आप इनका हाल देखिए। आप ये पार्लियामेंट में हमसे रोज रोहंगिया करते रहते हैं। रोहंगिया पे इनका जवाब है पार्लियामेंट में, मैं लेके आया हूं आपके चैनल पे। सरकार कह रही है हमारे पास कोई डाटा ही नहीं कितने रोहंगिया मुसलमान हिंदुस्तान में है, कोई डाटा नहीं इनके पास। तो इसलिए पर जहांगीरपुरी वालों को आप रोहिंग्या कैसे करार दे सकते हैं संजय सिंह जी? नहीं मैं रोहिंग्या करार नहीं दे रहा हूं। वहां तो गणेश गुप्ता की भी दुकान तोड़ी गई, सोनू की भी तोड़ी गई, झा साहब की भी तोड़ी गई, मुसलमानों की भी तोड़ी गई। मैं तो बीजेपी की बात बता रहा हूं। 3400 दंगे हुए हिंदुस्तान के अंदर 4 साल में मोदी जी के राज में। इनको लोगों ने चुना था महंगाई दूर करने के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए, किसानों को फसल का दाम देने के लिए, स्कूल अस्पताल बनाने के लिए। दंगे करवा रहे हैं देश भर में, गुंडागर्दी करा रहे हैं। 2 प्रश्न आए हैं आपके लिए मेरे पास। पहला प्रश्न असीम वकार का है, जिसमें उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं और वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उन पर जब जुल्म होता है तो उनके पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देते। देखिए असीम वकार ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 दिन तक अनशन रखकर दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारने वाले, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को खड़ा करने वाले, इस देश में अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाने वाले अगर कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है कि अगर ये बात लोगों को समझ में नहीं आती तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दूसरा प्रश्न आया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है कि केजरीवाल के घर पर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सिर पे उनकी पार्टी ने उठा लिया, लेकिन जहांगीरपुरी पर बोलने को तैयार नहीं है। ब्रजेश जी, अगर हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट में हो के तुम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हो। एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने तुरंत एलजी से बात की, दिल्ली में कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठाया। लगातार हम लोग सारे लोग, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग उस सवाल पर बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं अपनी जी। अभी अगर हम वहां चले जाएं, भाजपाई तो तैयार बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए हिंसा फैलाने का, फिर सारा दोष हमारे ऊपर डाल देंगे कि इन्होंने माहौल बिगाड़ा। एक प्रश्न और है कि ये एक सामान्य राजनीतिक प्रश्न है। हम तमंचे कट्टे और तलवार पकड़ाने वाले लोग नहीं है ब्रजेश जी। मुझे शर्म आती है कि रामनवमी के जुलूस में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, तमंचे कट्टे तलवारें पकड़ा रहे हैं लोग। माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं रामनवमी के जुलूस में। यह है राम का आदर्श, यह है बजरंगबली का संदेश। प्रभु श्री राम, जिनकी रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, जो हिंदू धर्म इतना विराट है, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है जी। भाजपा के लोग करना क्या चाहते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। कभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, 2 आरएसएस को दे दो, 2 बीजेपी को दे दो, तो भाई बाकी क्या करेंगे? बुढ़ापे में बीड़ी पी के मर जाएगा आदमी, उसका सहारा नहीं बनना चाहिए गरीब आदमी का। उसका एक प्रश्न ले लीजिए संजय जी। 4 बच्चे पैदा संजय जी, एक सवाल ले लीजिए। 2 आरएसएस को, 2 बीजेपी। जी, क्या बुलडोजर अब इस देश में राजनीतिक संदेश देने का एक ब्रांड बनकर उभरा है, एक प्रतीक चिन्ह बनकर उभरा है? देखिए, हो सकता है तात्कालिक रूप से इसमें राजनीतिक फायदा लोगों को दिख रहा है, लेकिन दूरगामी दृष्टि से ये ठीक नहीं है, ना हमारे डेमोक्रेसी के लिए, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और बुलडोजर की सनक ऐसी होती है ब्रजेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती।
और आज ये पूरे देश ने देखा कि 75 साल की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देश के सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोजर चलाया गया और एक एमसीडी के अधिकारी चला रहे थे बुलडोजर। जी। एमसीडी के सामान्य अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता देश के सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे संजय जी कि तुम कुछ नहीं हो, हम सब कुछ है। जी। मैं असीम वकार जी काफी देर से प्रतीक्षारत हैं और वो आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। मैंने उनको अनुमति दी है कि वो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, फिर शायद आपको कहीं जाना भी है, वो सवाल सुन लें उनका आप और उसका जवाब दे दें, फिर आप जा सकते हैं। यस असीम वकार, गो अहेड प्लीज। देखिए संजय सिंह साहब, आप बहुत मुखर नेता हैं, लेकिन मैं आपके मुख्यमंत्री साहब से और आपसे दोनों से पूछ रहा हूं कि जहांगीरपुरी में जो आपके एमएलए हैं, आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी सरकार है, अब संजय सिंह सामने आ गए तो उनकी आवाज बदल गई। लेकिन ये बता दीजिए कि अगर आपको ये पता है कि जुलूस में गालियां बकी गई, कट्टे लेकर लोग चले, तलवारें लेकर चले, तो आपकी सरकार ने उस पर एतराज क्यों नहीं किया? आपके मुख्यमंत्री उन मुसलमानों को रोहिंग्या रोहिंग्या कहकर चिल्ला रहे हैं, ओके, जिनका वोट लेकर आप सरकार में बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने कट्टे लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कम से कम कुछ नहीं किया तो एक अल्फाज बोलते आप। ऑलराइट, ओके असीम वकार जी, आपका सवाल हो गया। मैं चाहता हूं कि संजय जी जवाब दें। आप लोग रिपोर्ट लिखाते हैं उनके खिलाफ। संजय जी गो अहेड प्लीज। देखिए, पहली बात तो पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी ने और हम सब का स्टैंड ये रहा कि दंगाई दंगाई होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने भी दंगे में कहीं से भी कोई भूमिका निभाई है, भारत की धरती पे जो सख्त से सख्त कानून हो वो उसके खिलाफ लगना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमान का मामला भारतीय जनता पार्टी उठाती है बार बार, और मैंने इसीलिए सदन का जो जवाब है भाजपा का वो दिखाया देश के सामने, भारत समाचार में भी दिखाया देश के लोगों को कि इनको पता ही नहीं कितने रोहिंग्या हैं हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब नहीं है जी, ये देश की संसद में सरकार का जवाब है, और मैं चाहूंगा कि इसको दिखाइएगा। ये सरकार का जवाब है, राज्यसभा के अंदर जवाब है, और 3400 दंगे हिंदुस्तान में हुए, ये भी भाजपा के मंत्री का बयान है देश की संसद के अंदर। तो मेरा अपना ये कहना है मैं आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपका नाम लेके ये ललकार के आपको बुला रहे थे, इसलिए मैंने आपको इमरजेंसी में जोड़ा ताकि इनके ललकारने का आप जवाब दें। अब जब आप आए हैं तो ये सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल करेंगे रोहिंग्या मुसलमान। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, सवाल पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं सीबी पांडे साहब का रुख करता हूं, फॉर्मर जज हैं और कानून के बेहतरीन जानकार भी हैं। 10:50 पर ऐसा बताया जा रहा है कि स्टे ऑर्डर आया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी वक्त लगा। क्या इसको कंटेम्प्ट की श्रेणी में माना जाना चाहिए अथवा नहीं? देखिए ये अलग बात है कि वहाँ का मामला था कि कोर्ट ने के सामने मेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया और कह दिया कि स्टे हो गया। देखिए ऐसा कोर्ट की प्रक्रिया नहीं चलती। इस तरह तो आप चलने लगे तो हर आदमी कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद रुक जाए। नहीं, न्याय ये के लिए एक इंसिडेंट के लिए हो सकता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इसकी ऐसी मान्यता नहीं है जिसका जब तक अधिकारियों को आप ऑर्डर सर्व नहीं करेंगे, अधिकारी उसके लिए बाउंड नहीं है। अधिकारी भी है, वो भी एक जुडिशियल फंक्शन, आप जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं तो जो अधिकारी है वो भी स्टेचुटरी फंक्शन कर रहा है। कानून ने उसको भी अधिकार दिया, जो जज साहब को अधिकार है कानून के अंतर्गत, वही अधिकार अधिकारी को भी है, उनको भी एक कानून के अंतर्गत मिला है। इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए अगर ऑर्डर है तो सबका अपनी अपनी जगह है। अगर आप जज साहब ने ऑर्डर पास किया तो दौड़ा दिया होता, रजिस्ट्रार को लेकर चला गया होता, उनके ऑर्डर सर्व करके चला जाता। अब जैसा मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी आश्चर्य कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर कर दिया 9:30 बजे 10 बजे और आप 12 बजे तक कैसे कर रहे हैं? 12 बजे जब ऑर्डर मिलेगा तब रुकेगा नहीं। आप बैठ के पूरा हाईकोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे कि पूरा देश चलाने लगेंगे। और अधिकारियों कोई ऐसे नहीं है कि वो मनमानी करे और जज साहब थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नहीं कर सकता सबको। उमाशंकर पांडे, क्या बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैंने वो पहले ही उसमें कह दिया। और जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का कहा, मेरा जहां तक जानकारी है 31 मार्च 2021 को जस्टिस रमन्ना का आदेश है जिसमें डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर की बात कही गई है। बेहतर सीबी पांडे जी जानते होंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था,
अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि यूपी में तो दंगे नहीं हो रहे हैं। योगी जी को देख लीजिए, केशव मौर्य जी को देख लीजिए, संजीव बालियान जी जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए जिनके ऊपर दंगे भड़काने के आरोप हैं, FIR है, मामला है। यानी कि जो दंगे करने वाले लोग हैं वो सत्ता में बैठे हैं। दो बात, मामले खत्म हो गए हैं। तीसरी बात, कंगना रनौत के घर पे मुंबई में जब बुलडोजर चला तो बहुत शोरगुल मचा रहे थे, MCD तमाम चीजों पर आरोप लगा रहे थे, और आज हिपोक्रेसी इनका देख लीजिए कि आज इनकी भाषा बदल गई। और लास्ट बात ब्रजेश जी कह रहा हूं, तो थोड़ा कम है, लास्ट बात, भारत असीम वकार ज्यादा टाइम दे गए। चाइना के बॉर्डर पे, भारत की सीमा में चाइना हमारे देश की सीमा में घुसकर अवैध कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी कोई आनंद दुबे जी को तैयार नहीं। आपको मैं मौका दे रहा हूं। संजय सिंह ने कुछ सीरियस चार्जेस लगाए हैं और दूसरा उमाशंकर पांडे ने। 20 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। देखिए, मैं उमाशंकर पांडे जी के जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर हर जगह चल रहा है, वो चाहे चीन का बॉर्डर हो और चाहे देश के अंदर बैठे हुए जो गद्दार हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। और उमाशंकर पांडे जी ने कहा कि सबके ऊपर दंगे के आरोप है, शायद इनको पता नहीं है कि किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, सभी लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। और हाईकोर्ट की कमेटी ने इसका फैसला किया और जिसके बाद उनको आरोप मुक्त किया गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असीम वकार साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं साहब, कहने के लिए बचा कुछ नहीं है, अब देखने के लिए बचा है टाइम जी। अब हम लोग देख रहे हैं कि जालिम कितना जुल्म कर सकता है। पर आप देखिए, आप ऐसा चैनल नहीं पाएंगे कि आपने फरमाइश किया और मैंने उनको प्रकट कर दिया आपके सामने। लेकिन सर, वो जवाब दिए बिना चले गए। हाँ, उनको कई चैनलों पे जाना था ना, तो स्पेशल आपकी फरमाइश पे मैंने उनको रोक के बुलवाया कि भाई असीम वकार बुला रहे हैं, इनका जवाब दे के जाओ। नहीं सर, इस वक्त किसी चैनल पर नहीं हो सकते हैं, आप सारे चैनल पलट लीजिएगा जी। मसला ये था कि सवाल इतना तल्ख और इतना सीधा था कि उसका जवाब ही नहीं था उनके पास। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।